चलिए बच्चों, वेलकम टू एवी क्लासेस। मैं हूँ श्री कृष्ण कुमार। आप लोग देख रहे हैं लेक्चर 3 हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज। मतलब लैंड भी एक रिसोर्स ही है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का ऐसा रहेगा कि लैंड रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे। लैंड रिसोर्सेज होता क्या है, उसका कहाँ कहाँ यूज होता है, तो उसको हम देखेंगे। लैंड को डिग्रेडेशन कैसे होते हैं, तरीका क्या है लैंड को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए, तरीका जो हम लोग को वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इस लेक्चर के अंदर इतना ही है। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी ये जो मेहनत है ये सब तक पहुंचे और हमें भी एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं हम लोग और अच्छे से आपको पढ़ा सके। ठीक। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। लैंड रिसोर्सेस 10th बोर्ड का हम लोग का पार्ट चल रहा है हमारा। लैंड रिसोर्सेस का यूज क्या है, यूज ऑफ लैंड। अब बताइए, आपको तो पता होगा, 10th में हो मतलब कि अराउंड 15 16 17 एज के ग्रुप में आप होंगे। आप ये बताओ कि लैंड का यूज कहाँ होता है। अब बोलोगे सर मैं लैंड का यूज देखा हूँ फार्मिंग करते हुए, सर एग्रीकल्चर होता है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर, जो शहर से होगा। मैं देखा हूँ कि सर उसके ऊपर इंडस्ट्रीज लगते हुए। कोई बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर, लैंड का यूज होता है रोड्स बनाने में, रेलवेज बनाने में, ब्रिज बनाने में। तुम सबके सब सही हो, ठीक है। तो लैंड का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले लिव ऑन द लैंड। हम कहाँ रहते हैं, लैंड के ऊपर, मतलब धरती के ऊपर हम लोग रहते हैं। सबसे पहले हम लोग लैंड के ऊपर रहते हैं। अपना जितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब कि जिससे हमारा पैसा हम लोग अर्न करते हैं, जैसे कि फार्मिंग हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है। ये सब हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। हम अपना जितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हम लोग लैंड के ऊपर ही परफॉर्म करते हैं। जो है ना, फार्मिंग, माइनिंग, ये सब हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक। ये सब हम लोग लैंड के ऊपर लैंड का यूज करते हैं। लैंड के ऊपर हम लोग रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। जैसे फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, एक इंडस्ट्री लगाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। तो ये सब इसके अंदर आ गया, ठीक है। आपको यूज ऑफ लैंड पता चल गया, पहले से पता था बट चैप्टर में है तो डिस्कस करना जरूरी है। सब किस्म के बच्चे होते हैं, कोई कमजोर होते हैं, कोई इंटेलिजेंट होते हैं। तो हर किसी के लिए हम लोग लेके इनिशिएटिव चल रहे हैं, ठीक है। तो लैंड रिसोर्सेस हम लोग बता तुमको कि लिव लैंड, परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फार्मिंग, माइनिंग। सो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो लैंड है एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। पार्ट वन याद करना कि रिसोर्स किसको बोलते हैं। तीन चीज उसमें था, जो क्या होता है, बताओ। तीन चीज, तीन चीज, तीन चीज। आवाज नहीं आ रहा। तीन चीज। पहली क्या थी हमारी, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए, और तीसरा क्या था, कल्चरल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तब ना रिसोर्स बनता है। नेचुरल मतलब जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, सोयल, रॉक्स, मिनरल्स, रिवर, ठीक। तो लैंड हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है ऑफ अटमोस्ट इंपोर्टेंस। मतलब कि लैंड जरूरी है। हम लोग चिड़िया तो है नहीं कि उड़ते उड़ते आसमान में रह लेंगे, चिड़िया भी आसमान में नहीं रह पाती, उनको भी जमीन पे आना पड़ता है। तभी तो कहावत है कि चिड़िया उड़िहन केतनो आकाश, तब करिहन धरती के बास। हमारे गांव में एक कहावत चलता है कि चिड़िया कितना भी आकाश उड़ लेगा, उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, लेकिन टाइम आगे कि उसको धरती पे आना पड़ेगा, ठीक। सो ये हमारा अटमोस्ट इंपोर्टेंस लैंड हमारा, ठीक। लैंड सपोर्ट्स, लैंड के ऊपर क्या सपोर्ट्स, लैंड के ऊपर जो होता है ना, लाइफ सपोर्ट्स करता है लैंड। तो लैंड के ऊपर और क्या क्या चीजें जो लैंड सपोर्ट करता है, उन सब चीजों को, ठीक है। सबसे पहले है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि सब्जी खाते हो तुम, फ्रूट्स खाते हो, राइस खाते हो, व्हीट है, ये सब क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है। पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट है, ये सब नेचुरल वेजिटेशन है, उसको सपोर्ट करता है लैंड। दूसरा वाइल्ड लाइफ, ये देखो, वाइल्ड लाइफ मतलब क्या, जीव जंतु, ह्यूमन लाइफ। ये देख रहे हो, ये सल्लू भाई के जो एटीट्यूड में खड़ा है, सल्लू भाई, सलमान का फैन, मैं तो सुपरमैन, ठीक है। तो उसी एटीट्यूड में खड़ा है। तो ये लैंड्स हमारे ह्यूमन लाइफ को भी सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी बता रखी है, उसको सपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब कि गाड़ियां, रेलवेज, इन सबको भी सपोर्ट करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, हाँ, अब कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब क्या, जो टावर्स वगैरह लगता है,
तो ये क्या होता है, वायर्स वगैरह जो बिछती है, जिसके कारण क्या होती है, हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो ये सब लैंड ही सपोर्ट करता है। तो लैंड किन सपोर्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन को करता है, वाइल्ड लाइफ को करता है, ह्यूमन लाइफ को करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करता है, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। तो लैंड इन तीन चीजों को सपोर्ट करता है। हम लोग लैंड के बारे में समझ रहे हैं कि लैंड क्या होती है, समझे लैंड के ऊपर यूज क्या होता है, और लैंड किसको सपोर्ट करता है। मतलब हम लोग लैंड के बारे में पहले समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं, समझ इसलिए रहे हैं ताकि इसकी इंपोर्टेंस पता चल पाए। तभी तो हमें इंपोर्टेंस पता रहती है, हमें किसी चीज की, तो उसको खोने में डर लगता है, उसको खोने की चिंता रहती है। तो वैसे ही मैं तुमको बता रहा हूँ कि लैंड का इंपोर्टेंस, कि अगर लैंड के बारे में तुम जान जाओ, लैंड का क्या क्या यूज है, क्या इंपोर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में लैंड का, तो तुम उसको क्या करोगे, कंजर्व करने की कोशिश करोगे, दिमाग में बैकअप में रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर का फ्लो भी वैसा ही है। चलो, इंडिया हैज लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर मतलब क्या, कि कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं क्या है, तो ये वाटर है, वाटर के बीचों बीच ये आइलैंड्स है। ठीक है, तो ये रिलीफ फीचर कहलाता है, मतलब कि जो भी हमारा रिलीफ है लैंड का। तो मेनली प्लेन्स है, माउंटेन्स है, और प्लेट्यूज है। हम लोग इसके कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में। सो इंडिया हैज अ लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। तो इंडिया के पास प्लेन्स भी है, इंडिया के पास माउंटेन्स भी है, इंडिया के पास प्लेट्यूज भी है, और इंडिया के पास आइलैंड्स भी है। ये सब क्या हो गया, रिलीफ फीचर्स हो गया। इंडिया का रिलीफ फीचर बता दिया। तो ये देखो, तो तुम देखो ये क्या है, ये पिक्चर देख के क्या लग रहा है तुमको, ये पिक्चर देख के लग रहा है तुमको कि ये प्लेन्स होगा। ठीक है, ये लग रहा है ना। ये पिक्चर देख के क्या लग रहा है, ये पिक्चर देख के लग रहा है सर माउंटेन है ये तो। ये पिक्चर देख के क्या लग रहा है सर, सर ये माइनिंग हो रही है, देखो ये माइनिंग हो रही है। ये फॉरेस्ट की प्लेट्यूज है, क्या है, ये पिक्चर नहीं है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है, पिक्चर लगाया गया है तो आपके आपके दिमाग में सेट कर दे अच्छे से। कॉन्सेप्ट अभी सब एक दूसरे कनेक्ट होंगे। ये क्या है, ये देखो चारों तरफ पानी है, ये क्या है, पूरा पानी है, आइलैंड्स हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा रिलीफ फीचर है, वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर है। जिसमें हम लोग देखे हैं कि प्लेन्स कितना है, तो प्लेन्स के पास 43%, मतलब इंडिया में जितने भी प्लेन्स, जितने भी लैंड फीचर है, उसमें प्लेन्स कितना है, 43% है। माउंटेन्स कितना है सर, माउंटेन्स 30% है, और प्लेट्यूज कितना है, प्लेट्यूज 27% है। तो ये ध्यान में रखना है, ये समझ गया। अब ये समझो, हाँ प्लेन्स 43% है। प्लेन्स में मेनली क्या होता है, रोड्स बनते हैं, फार्मिंग होती है, इंडस्ट्रीज सेटअप होते हैं, ताकि वो रिलीफ फीचर में प्लेन होती है, टेबल टॉप लैंड होती है, तो उस पर हम लोग इंडस्ट्री अच्छे से क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। कितना परसेंट है प्लेन्स, 43% है, इसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, फिर हमारा माउंटेन्स है, माउंटेन्स कितना परसेंट है, 30%, याद होना चाहिए। अब देखो, हाँ माउंटेन्स का तुम पिक्चर देखे थे, तो क्या दिक्कत है यहाँ पे, यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से रिवर निकल रहा है, और दो टाइप के रिवर्स होते हैं, एक होता है पेरेनियल, एक होता है सीजनल। पेरेनियल मतलब कि वैसे रिवर जिसमें 12 मंथ्स वाटर रहता है। तो जितने भी रिवर्स हैं जो माउंटेन से निकलते हैं, जो ग्लेशियर से फॉर्म हुए होते हैं, वो मेनली पेरेनियल होते हैं, ये पता है आपको। पेरेनियल रिवर के लिए मतलब कि ये माउंटेन हमें क्या प्रोवाइड करता है, वैसे रिवर्स प्रोवाइड करता है जो हमें वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, पेरेनियल रिवर। और माउंटेन देखते हो, बच्चे बोलते हैं कि मैं जन्म लिया हूँ माउंटेन्स घूमने के लिए। आजकल के नए बच्चे माउंटेन से ज्यादा प्यार है, मतलब पहाड़ वगैरह घूमने में बहुत सारी रील्स वगैरह भी कटती है कि पहाड़ों में घूम रहे हैं, स्काई बंजी बंजी जंपिंग कर रहे हैं, स्काई ड्राइविंग कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं लाइफ के, घूम रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे वो फॉग वाली वीडियो बना रहे हैं। माउंटेन्स में क्या हो रहा है, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए माउंटेन्स यूज होता है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब में क्या होती है, टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सब देखने के लिए वहां पे बहुत सारा टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है माउंटेन्स। तो माउंटेन्स किस लिए यूज होगा, देखो क्या प्रोवाइड करेगा, पेरेनियल रिवर फ्लो ऑफ सम रिवर्स बताएगा, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी प्रोवाइड कराएगा। तो क्या प्लेटूज है हमारा, प्लेटूज में हमें mainly क्या मिलता है, प्लेटूज की पिक्चर देखे तो एक साइड क्या हो रहा था, माइनिंग का फोटो था, एक साइड फॉरेस्ट था, मतलब प्लेटूज हमें फॉरेस्ट भी प्रोवाइड करता है,
मिनरल्स प्रोवाइड कराता है, फॉसिल फ्यूल्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो इट प्रोसेस रिच रिजर्व्स क्या करता है? मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट्स। मिनरल्स समझ में आता है आपको क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? वैसे फ्यूल्स जो जीवाश्म से बने होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगता है उसको, ह्यूमन बींग्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जो भी बायोटिक सब्सटेंस हो गया, वो जमीन के अंदर दबते हैं, फिर एक प्रोसेस होती है और बहुत सालों बाद फॉसिल फ्यूल बनते हैं, ठीक। ये ओशन के अंदर भी होती है। इसमें मेनली जो प्लेटेज होती है, जो एग्जांपल हमारा है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है तो क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारा रिजर्व का बहुत ही बड़ा भंडार है। तो ये सब मिनरल्स और फॉरेस्ट और ये फॉसिल फ्यूल का ये रिजर्व होते हैं। तो मतलब कि जो वैरायटी ऑफ लैंड फीचर से ये आपको पता चल गया कि प्लेन्स का अपना काम है, माउंटेन्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है, प्लेटूज का अपना इम्पोर्टेंस है, और इंडिया ब्लेस्ड है कि इंडिया के पास मैक्सिमम लैंड डाइवर्सिटी है। इंडिया के पास आइलैंड्स भी है, डेजर्ट भी है, कोस्टल प्लेन्स भी है, सब एकदम मेजर लैंड फॉर्म्स इंडिया के पास है। तो इंडिया अपने आप में डाइवर्स है। तो इतने लैंड फॉर्म से तो इतनी चीजें हमको प्रोवाइड मिलती है। इंडिया, इसलिए इंडिया को लूटने के लिए अंग्रेज बाहर से थे, क्योंकि इंडिया इज वेरी रिच इन रिसोर्सेज। सो अब हम समझेंगे कि लैंड समझ गया, क्या समझे? लैंड समझ गया, लैंड का यूज समझ गए, ये समझ गया लैंड किस चीज को सपोर्ट करता है, और ये भी समझ गया हम लोग की लैंड रिलीफ में कितने परसेंट हमारा इंडिया के पास है। उसमें ये चीज हमको लैंड यूटिलाइजेशन की, मतलब हम लोग जो लैंड हमारे पास है उसके यूटिलाइजेशन, उसका यूज हम लोग किस टाइप के कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला है फॉरेस्ट के रूप में हम लोग करते हैं। फॉरेस्ट क्या होते हैं? पेड़ पौधे बहुत घने, तो लैंड लैंड के ऊपर ही होती है, तो लैंड यूटिलाइजेशन पहला चीज फॉरेस्ट के रूप में होता है, ठीक है। दूसरा होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वैसे लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। कल्टीवेशन मतलब कि जो हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना, उससे रिलेटेड है। तो अब मान लो जिस जिस लैंड पे रास्ता बन गया है, रोड बन गया है, डैम्स बन गया है, वहां तुम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो? कर सकते। तो वैसे लैंड जो क्रॉप्स ग्रो जहां नहीं होते, तो ये लिखा हुआ है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो क्या होता है? बैरन, एक होता है बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन बोले तो वैसे लैंड जो बंजर है, जहां कुछ हम लोग ग्रो नहीं कर सकते, तो वैसे ही वो बंजर ही है। और वेस्ट लैंड मतलब जो वेस्ट हो चुका है, मतलब जिसका यूज नहीं है। क्या है वेस्ट लैंड? तो मतलब लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में पहला होगा बैरन एंड वेस्टलैंड है। दूसरा पॉइंट है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। सही, यही सी बात है। तो वैसे लैंड जिसपे नॉन एग्रीकल्चर यूज हो रहा होगा वो नॉट कल्टीवेशन होगा। तो क्या है वैसे लैंड? जैसे कि है हमारा बिल्डिंग्स है, जहाँ बिल्डिंग्स बन गई वहां कल्टीवेशन नहीं होगा। रोड्स बन गए उस पर भी नहीं होगा। फैक्ट्रीज है, इन सब डैम्स वगैरह है, तो इन सब लैंड्स पे एग्रीकल्चर कल्टीवेशन नहीं होगा। एग्रीकल्चर की जब कल्टीवेशन नहीं होगा तो किसके अंदर आ जाएगा? नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, एक तो वो हो गया। दूसरा लैंड्स जो अनकल्टिवेटेड है, मतलब जिसके अंदर हम लोग फैलो लैंड्स का एक्सक्लूड कर रहे हैं। फैलो लैंड्स के अलावा, फैलो लैंड्स क्या होते हैं कि मतलब कि एक एग्रीकल्चर ईयर में आप उसको छोड़ रखे हैं, उसको कुछ नहीं बोए, नहीं कुछ कल्टीवेशन हो रहा है, कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो गांव में, घर में बोलते हैं परती छोड़ दिए हैं, खेतवा को क्या कर दिए हैं? परती छोड़ दिए हैं। काहे परती छोड़ दी सरकार? भर्ती इसीलिए छोड़ दी है ताकि 1 साल तक इस पे कुछ नहीं ना रोपेंगे, फिर से ये अपना जीवन को क्या करेगा, फिर से रिस्टोर कर लेगा। तो हम फिर से रोपेंगे इस पे 4 साल, फिर 1 साल प्रति छोड़ेंगे। तो लोग, गांव के लोग पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फैल्यूलैंड्स। तो इसको हम लोग फैल्यूलैंड्स का क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड करके बात कर रहे हैं। देखो, परमानेंट पेस्चरस एंड ग्रेजिंग लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड ये भी है, मतलब यहाँ कल्टिवेशन नहीं हो रहा है। पेस्चरस मतलब क्या? गाय भैंस जो रहेगा घर में, बकरी, गाय, भैंस, बैल, सांड, सब रहेगा तो कुछ चरेगा ना जी। अगर देखते हो ना कि निकल जाता है सब लेके, लाठी लेके चराने, भैंसिया गैया और करते निकल जाते हैं ना, क्या है? एक श्योर लैंड होता है, वहां जाके अपने गाय भैंस क्या करते हैं बोले? चरता है गाय भैंस, तभी ना वो मिल्क देता है, फिर मिल्क से पनीर बनता है, पनीर से बॉडी बनाते हो, लोग चीज खा के पेट निकालता है, तो ये सब दूध के कारण होता है ना। इसके लिए हमारा पेस्चोरस एंड ग्रेजिंग लैंड की जरूरत है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स क्या होता है? ट्री क्रॉप ग्रुप्स मतलब कि कुछ ट्री के क्लस्टर जैसा एक साथ बहुत सारा है। थोड़ा सा गांव में देखते हो, बहुत सारे ऐसे जगह देखोगे ट्री ही ट्री आसपास, भगवान ये सब का, तुम लोग को ट्री क्रॉप ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा नेट जोन एरिया में, नेट जोन एरिया में ये हमारा इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। मिसलिनियस एक्टिविटीज के लिए होता है हमारा।
कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। मतलब कि कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, ये ध्यान रखना, कल्चरेबल वेस्टलैंड तो वैसे लैंड जो मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, वैसे लैंड जिसको 5 साल एग्रीकल्चर ईयर से ज्यादा तक हमको उसको बोए नहीं है, उसमें कल्टीवेशन नहीं किया है, उसके ऐसे ही परती छोड़े हुए हैं, उसको हम बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड समझ में आ गया, परमानेंट पेस्टोरस एंगेजिंग समझ में आ गया। वैसे लैंड जो हम लोग मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिए बहुत फ्री लगाना छोड़ दिए हैं, कुछ लोग सागवान वगैरह लगा के छोड़ देते हैं, बच्चों जो बेटी बड़ी होगी तो उसको पलंग वलंग बनवाएंगे, फर्नीचर बनवा के देंगे, उसके लिए लोग कुछ क्लस्टर ऑफ ट्रीज लगा देते हैं, तो वो भी अनकल्टिवेटेड ही रह गया। तीसरा है जो लोग कल्चरल वेस्टलैंड, इसके अंदर बहुत कुछ है, कोई लोग 5 साल से कोई प्रति छोड़ देता है, कोई लोग केस चलते रहता है किसो खेतों पे, वही प्रति चलते रहता है, उसको भी हटा दो, ठीक है, ये भी अनकल्टिवेटेड में आ जाएगा। साइलेंस होता है ना, करंट फेलो मतलब अभी अभी पर फेलो हुआ है, करंट फेलो मतलब कि लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब कि 1 या फिर 1 ईयर से कम अगर आप लैंड को परती छोड़े, कभी कभी लोग एक सीजन में 2 बार बुआई होती है ना, तो एक एक छोड़ देते, एक बुआई करते हैं, एक एक यूज किए तो एक उसमें छूट गया, तो भाई करंट फेलो मतलब कि लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, तो हो गया करंट फेलो, ठीक। और अदर देन करंट फ्लो मतलब लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, कि 1 और 5 के बीच में रख दिया गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अदर देन करंट फेलो। करंट फेलो मतलब क्या हुआ, करंट फेलो मतलब कि वो अभी अभी उसको पढ़ते ही छोड़े हैं, मतलब 1 साल के अंदर की बात होगी तो करंट फेलो, और 1 से 5 साल के बाद होगी तो अदर देन करंट फेलो हो जाएगा, करंट फेलो वो नहीं होगा। और नेट सोन एरिया मतलब कि नेट सोन एरिया क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आप लोग एग्जाम में, स्टार लगा दिए, ठीक है। The physical extent of land on which crops are sown harvested is known as net sown area। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड जो है हमारा, जिसमें क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड, जिसमें हम लोग क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, मतलब क्रॉप्स लगाते हैं, उतने मान लो ये लैंड है, इसमें हम लोग इतना दूर क्रॉप्स लगाए और इतना दूर छोड़ दिए, नहीं लगाए, तो ये हमारा जितना भी हम लोग क्रॉप्स लगाए नेट सोन एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, और एक हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रॉस क्रॉप एरिया। ग्रॉस क्रॉप एरिया मतलब कि पहला नेट सोन एरिया समझ में आप में आ गया, नेट सोन एरिया मतलब क्या हुआ कि ऐसे एरिया जिसको हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो नेट सोन एरिया हुआ, उसमें हम लोग क्या कर देंगे एरिया सोन, वैसे एरिया जो मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, कि एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज्यादा बार उसको हम लोग क्या करते हैं, उस पर कल्टीवेशन होता है। मान लो ये है तुम्हारे पास 2 कट्ठा, 2 कट्ठा जमीन है, और तुम इस पे 1 साल में मान लो 2 बार हार्वेस्टिंग कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, 1 साल में 2 बार, तो इसको डू काउंट करेंगे ना, तो वैसे तो टू, इसको हम लोग तो काउंट करेंगे, 2 बार यूज हुआ, तो मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर, एक ही साल में 1 बार से ज्यादा यूज कर लिए, वो प्लस नेट्स वन एरिया, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल जाए, ग्रॉस क्रॉप एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया समझ में आ गया। हम लोग स्टार्ट किया फॉरेस्ट से, फिर हम लोग देखे थे कि जो अनकल्टिवेटेड हो गया, फिर जिसको हम लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं, लैंड समझे, कल्चरल वेस्ट लैंड समझे, तो ये सब हम चीजें देख लिया, ठीक है। अब हम समझ में लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, मतलब कि इंडिया के अंदर लैंड यूज पैटर्न कैसे होता है, हम लोग वो लैंड यूटिलाइजेशन सीखे, लैंड कैसे यूटिलाइज किया जाता है, फॉरेस्ट में किया जाता है, कुछ पे बिल्डिंग प्लान किया जाता है, कुछ को ऐसे फैलो छोड़ दिए जाते हैं, कुछ को ग्रेजिंग पैस्टोरस लैंड बना देते हैं, कुछ को वेस्ट लैंड बन जाता है, तो लैंड को यूटिलाइज करने का वो हम लोग चीज देख लिए थे। अब देखेंगे कि इंडिया में हम लोग कैसे लैंड को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। देखो लैंड यूज डिटरमाइंड बाय इंडिया बाय, इंडिया के अंदर जो लैंड यूज हम लोग करते हैं ना, 2 फैक्टर्स को डिपेंड करता है। पहला फैक्टर्स क्या है, फिजिकल फैक्टर, तो दूसरा फैक्टर क्या है, ह्यूमन फैक्टर। मतलब कि फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर दो ऐसा फैक्टर है जो इंडिया के ऊपर लैंड के जो हम लोग यूज करते हैं, इन दोनों पे मेनली डिटरमाइन होता है। फिजिकल फीचर क्या है, मतलब वो जो दिखता है जैसे लैंड, तो जैसे उसका टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मतलब क्या, कि वो जो लैंड है कैसा है, प्लेन्स है, प्लेटो है, उस पर रिवर चल रहा है, तो कितने फैक्टर मतलब टोपोग्राफी के ऊपर, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, हॉट है, ह्यूमिड है, कि वेट है, कि हॉट एंड ह्यूमिड दोनों है, तो वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर भी हम लोग डिपेंड करता है कि हम लोग क्या कैसे उसका यूज करते हैं। सोइल टाइप्स कैसा है, ब्लैक सोइल है, अरिड सोइल है, अलूवियल है, कि आपका रिगर सोइल है, येलो एंड रेड सोइल जो भी है,
तो सोइल के टाइप्स के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। अब तो है नहीं, मान लो ब्लैक सोइल है नहीं और हम उसके ऊपर चल रहे कॉटन ग्रो करने के लिए, कर सकते हैं। इतना टेक्नोलॉजी, इतना फर्टिलाइजर ग्रो हो सकता है, बट वो ज्यादा यूज नहीं होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सोइल के टाइप्स के अकॉर्डिंग हम उसका यूज करते हैं अलग अलग टाइप से। ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर क्या हो गया, टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट हो गया, सोइल टाइप्स हो गया। ठीक है? और ह्यूमन फैक्टर्स क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। मान लो कि कोई एक खेत है, मतलब 2 कट्ठा खेत है, 2 कट्ठा खेत, अब पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो इशू क्या, इस पे एक्सटेंसिव यूज करेंगे ना इसका। तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी मेनली ह्यूमन फैक्टर्स है, कितना पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही। मान लो हमारे पास 2 कट्ठा जमीनें हैं, हम लोग, हम 20 भाई हो गए, तो एक घर में तो फिट नहीं होंगे, तो इसको क्या करेंगे, इस 2 कट्ठा को 1 कट्ठा में घर बना लेंगे। 1 कट्ठा में क्या करेंगे, यहाँ से हम, मान लो यहाँ इतना दूर पे हम घर बना लेंगे, और ये करेंगे, इसमें कल्टीवेशन होगा। समझ में आया ना। तो ह्यूमन फैक्टर से डिपेंड करता है कैसे हम लोग लैंड का यूज करेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर, फिर हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कि हमारे पास कितना टेक्नोलॉजी है। अगर हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है तो हम उसको ज्यादा यूज करेंगे, एग्रीकल्चर ज्यादा एक्टिविटीज के ऊपर करेंगे। हमारे पास कम है तो हम लोग एक एक सीजन में एक ही बार यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग लैंड का यूज किस टाइप से करते हैं। एंड थोड़ा बहुत कल्चर एंड ट्रेडिशंस, के हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस क्या है, क्या हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस में केवल बिजनेस होती है, केवल लोग इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, कि पंजाब और हरियाणा जैसा केवल एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमारे जो कल्चर और जो ट्रेडिशंस है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग लैंड का यूज करते हैं। ठीक है, जो सम अप करते हैं, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, मतलब कि इंडिया के अंदर लैंड यूज पैटर्न है क्या, उसको फैक्टर कितने हैं, जल्दी जल्दी बोलो, कितने फैक्टर हैं सर। विक्ट्री, दो ही फैक्टर है। पहला क्या है, पहला सर उसका जो भी ऊपर मतलब दिखता फिजिकल, जो भी फिजिकल फैक्टर्स है। दूसरा क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स है। फिजिकल फैक्टर मतलब सर वो सोइल का टोपोग्राफी कैसा है, ऊंच है खाल है, मतलब भोजपुरी में बोलते हैं ना, ऊंच जो है, खाल है मतलब कि थोड़ा सा रफ सरफेस है, कि पूरा प्लेन है। फिर उसमें आ जाता है हमारा क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, फिर सोइल टाइप्स कैसा है, ये हमारा फिजिकल फैक्टर आ गया। ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसमें घर भी बनाना पड़ेगा, रोड भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिव कैपेबिलिटी क्या है हमारा, टेक्नोलॉजी में हम लोग कितना आगे हैं, कितना पीछे है, कितना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम लोग लैंड का यूज कैसे करेंगे। एंड थर्ड वन इज कल्चर एंड ट्रेडिशंस कैसा है हमारा, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग लैंड का यूज करते हैं। लैंड यूज पैटर्न समझ में आ गया, तो चीज पर डिपेंड करता है इंडिया में। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको ना जवान समझते हैं ना, इस जवान के ऊपर एकदम से याद होना चाहिए कितना, 3.28, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के पास टोटल कितना फिजिकल, सॉरी ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। तो इंडिया के पास टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में आता है, तो ये ध्यान रखना, एरिया हमेशा किस हम लोग निकालते हैं स्क्वायर किलोमीटर में। अभी मत पूछना सर कैसे कैसे सर, स्क्वायर में कैसे निकलता है, मैथ्स का क्लास कराएंगे हमारे यहाँ विकास सर। कौन सा कराएंगे, मैथ्स का क्लासेस कराएंगे हमारे विकास सर, जिनका काका एके हम बोलते उर्फ, उर्फ है ये मिस्टर परफेक्ट। उनसे पूछिएगा, कृष्णा सर बोल रहे थे कि कैसे सर एरिया में स्क्वायर किलोमीटर आता है। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो इनसे संपर्क कीजिएगा। इनका नंबर है टीवी क्लासेस मैथ्स फैकल्टी। ठीक है, तो ये स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का मतलब टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 3.20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जो हम लोग का सर्वे है ना, जो लैंड डेटा है वो 93% ही हमारा अवेलेबल है। 100% क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे एरिया है जो इंडिया में, जो उसको हम लोग सर्वे नहीं किए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो असम को छोड़ के बहुत से ऐसे भी एरिया, नागालैंड है, मणिपुर, त्रिपुरा में ऐसे भी एरिया है जिसको हम लोग टोटली सर्वे नहीं किए हैं, उसको हटा दो। एलओसी जाओ, इस पाकिस्तान वहाँ, क्या कहें उसको हम, उसको बोलेंगे तो दिक्कत हमको हो जाएगा, थोड़ा सा है। पिताजी देखते हैं वीडियो मेरा, तो बोलेंगे कि तुम
बहुत पाकिस्तान को नहीं करी आप। इसीलिए क्योंकि उनको डर लगता है कि थोड़ा-सा बच्चा के लिए कि ऐसे-ऐसे बोलेगा कहीं फँस जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, तो खाली पढ़ा रहा है तो पढ़ाओ। पाकिस्तान के बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन समझ जाओ वो क्या है। डॉग है, डॉग कुत्ता है, ठीक है। वो क्या किया है, वो थोड़ा-सा ऑक्युपाई कर लिया है, थोड़ा चाइना भी ऑक्युपाई कर लिया है। उन सब एरिया को हम लोग क्या किए हुए हैं, उन सब एरिया को हम लोग सर्वे नहीं किए हैं, तो हमारा 93% ही लैंड अवेलेबल है। सो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज नॉट सर्वड फुली। असम को छोड़ के बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है जो सर्वे नहीं किए गए अच्छे से, और सम एरिया जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड। ये जो इसको ना क्या ही कहें, विराट कोहली ठीक करता है। विराट कोहली जब खेलता है ना तो पाकिस्तान को औकात दिखा देता है कि आई एम योर पिताजी। वाह, समझे? तो ऑफिशियल फादर है, ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो मीम्स देखा है कि जब विराट कोहली खेलता है तो अब्बू आ रहे हैं, तो ऑफिशियल फादर विराट कोहली तो चुप करता है, ठीक है। तो ये क्या किया हुआ, थोड़ा सा हम लोग का लैंड ऑक्युपाइड किया हुआ है ऐसे, तो वो सब हम लोग सर्वे नहीं कर पाए हैं, ठीक। तो अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ये डायग्राम है, डायग्राम को हम लोग समझेंगे। इंडिया के अंदर जो हम लोग लैंड यूज कर रहे हैं वो क्या पैटर्न है, ठीक। तो इसी का हम क्या किए हैं, ये जो भी डायग्राम है ना उसका हम तो सिंप्लीफाई कर दिए हैं, क्या किए हैं, सिंपल बना दिए हैं। सिंपल इसलिए बना दिए हैं कि तुमको उतना ध्यान नहीं देना पड़े, बस तुम मैच कर लेना, इसको हम सिंपल बना दिए हैं कि इसका क्या आउटपुट है। मतलब ये जो डायग्राम दो बनाया है, मतलब एक ईयर हम लोग सर्वे किए 1960 टू 61, और एक है 2019 टू 20 सर्वे हुआ है। इसमें क्या आउटपुट निकला है हमारा लैंड यूज पैटर्न का, मतलब 1960-61 में, 1960 और 61 में हम लैंड का कैसा यूज करते थे और हम अब लैंड का कैसा यूज करते हैं। तो ये सर्वे में इसका आउटपुट ये है कि फॉरेस्ट कवर इंप्रूव हुआ है। पहले कितना फॉरेस्ट कवर था, 45.26%, अब कितना हुआ है, 45.64%, मतलब थोड़ा सा 26.26 था, 0.64% उससे थोड़ा बढ़ गया है। मतलब कि 64 माइनस 26 करोगे तो कितना आएगा, 38। हाँ 38%, पॉइंट 38% क्या हुआ कि फॉरेस्ट कवर में हमारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बता रहे इसमें बैरन एंड वेस्टलैंड डिक्रीज, जो भी हमारा बैरन और वेस्टलैंड था ना उसमें क्या है, कमी आई है। तो ये सही गुड साइन है, अच्छा साइन है कि जो भी हमारा बैरन, मतलब कि जो ऐसे लैंड जो बैरन है, जो बंजर है और वेस्ट हो चुका है, उसका भी, उसका जो पहले जो परसेंटेज था उससे कम हो गया। देख लेना कि इसमें कितना परसेंट है। बैरन अनकल्चरेबल वेस्टलैंड रेट है 5.40 प्लस 12.01, अच्छी खासा मात्रा में डिक्रीज हो गया है, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर जो जैसे कि हाउसिंग, रोड्स, इंडस्ट्री, ये सब इंक्रीज हो गया। अच्छा है, पॉपुलेशन बोले ना, लैंड यूज पैटर्न ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो पॉपुलेशन बढ़ा तो घर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो हाउसिंग जरूरत पड़ेगी, हमारा रोड्स की जरूरत पड़ेगी, इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो जो एग्रीकल्चरल लैंड था उसी पे घर द्वार बनाना पड़ा, तो उसकी कमी, नॉन एग्रीकल्चर लैंड क्या हो गया, बढ़ गया। ग्रेजिंग एंड ट्री क्रॉप्स एरिया डिक्लाइन, हाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसमें सैड इमोजी बना कि जो हमारा ग्रेजिंग और ट्री क्रॉप्स एरिया है वो कम हो गया है। कम हो गया तो मतलब कि जो हमारे पशु वगैरह है वो मेनली अपना पशु आहार जो भी ये निकलता है उन सब के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, मतलब उनको अच्छे से चारा मिल नहीं पाएगा, बढ़िया से खा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम है। ग्रेजिंग ट्री क्रॉप्स एरिया का डिक्लाइन हो गया, ट्री क्रॉप्स एरिया भी डिक्लाइन हो गया है, तभी तो गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग। नेट्स ऑन एरिया रिमेन नियरली द सेम, लेकिन जो नेट्स ऑन एरिया है, नेट्स ऑन एरिया जो है वो क्या है, सेम रहा है। अब नेट्स ऑन एरिया को तुम वीडियो को पॉज करोगे, वीडियो को रोकोगे, रोकने के बाद ये रिवाइज करोगे कि सर क्या बताए थे। नेट्स ऑन एरिया, सर क्या बोले थे, नेट्स ऑन एरिया मतलब कि वैसे एरिया जिसपे हम लोग को एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज्यादा बार क्रॉप कर सकते हैं, सही था ना। देखो
नेट्स ऑन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन व्हिच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड, जिसमें क्रॉप्स को हम लोग सोन हार्वेस्ट करते हैं, नेट्स ऑन एरिया हुआ। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना। तो ये हम तुमको क्या कर दिए हैं, सिंप्लीफाई कर दिए हैं इस डायग्राम को। तो इस डायग्राम को रखना सामने, और डायग्राम को रखने के बाद ये पढ़ना, ये चीज पढ़ के और इसमें ऑब्जर्व करना कि क्या क्या सही सर बताए हैं कि नहीं बता रहे। ठीक है, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे एक और चीज पता चलता है कि इफ अगर हमारा if lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years and if these are included in the net zone area, मतलब कुछ ऐसे लैंड है तो 2 और 3 साल में कभी एक बार क्या करते हैं हम लोग, कल्टिवेटेड करते हैं। 2 साल बाद कर लिए, मन हुआ 3 साल बाद कर लिए, बहुत से ऐसा लैंड भी है। अगर उसको हम लोग ऐड कर ले तो हमारा जो नेट जोन एरिया वो कितना परसेंट बन जाएगा, 54% बन जाएगा। सो द परसेंटेज ऑफ नेट जोन एरिया इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। जितना हमारा रिपोर्टिंग एरिया है उसका 54% नेट जोन एरिया बन जाएगा। कब बन जाएगा, जब हमारा जो लैंड है वो 2 या 3 साल में कभी एक बार हम उसको क्या करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, तब हमारा नेट जोन एरिया बढ़ के कितना हो जाएगा, 54% हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। पैटर्न ऑफ नेट्स ऑन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब कि नेट्स ऑन एरिया कभी कभी क्या होता है कि किसी स्टेट्स में ज्यादा है, किसी स्टेट में कम है, इसलिए कि वहाँ ज्यादा फॉरेस्ट है, टोपोग्राफी अलग है, तो हाई उस पे लोग सीढ़ी बना बना के कर रहे हैं, वो जिसको हम क्या बोलते हैं लोग, टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं लोग। तो किसी जिस मतलब जो ऐसे स्टेट्स जो जहाँ माउंटेनियस एरिया में होंगे और जो प्लेन्स में होंगे, उन दोनों में नेट्स ऑन एरिया तो डिफरेंट होगी। इसी के बारे में बात चल रही है कि जो नेट्स ऑन एरिया है स्टेट बाय स्टेट डिफर करती है। ठीक है, ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया, मतलब पंजाब और हरियाणा के 80% से ज्यादा एरिया नेट्स ऑन एरिया में आता है। लेकिन वही लेस देन 10% ऑफ टोटल एरिया, जितना मान लो अगर इस एरिया इसका 100 है ना, तो 100 का 10% से कम। ठीक है, जो एरिया है वो नेट्स ऑन एरिया में आता है। वो कौन कौन सा एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, देखो ध्यान दो, अरुणाचल प्रदेश कैसा एरिया है, माउंटेनियस रीजन है, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट है, मणिपुर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। इधर क्यों हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ कि हरियाणा पंजाब में तो 80% लोग नेट जोन एरिया में आ रहा है, और इधर 10% लेस क्यों आ रहा है। तो दो चीज फैक्टर, पहला चीज क्या, टोपोग्राफी सोचो, यहाँ ट्राइब्स लोग कैसे रह रहे, मेनली ट्राइब्स रह रहे हैं। ट्राइब्स क्या करते हैं, खेती बाड़ी बहुत कम करते हैं, वो मेनली फॉरेस्ट के प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। आइलैंड्स है, निकोबार आइलैंड में ज्यादा ट्राइब्स ही हैं। यहाँ सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों यहाँ नेट जोन एरिया कम है। क्वेश्चन भी होमवर्क क्वेश्चन क्यों करने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये दिमाग में रख लेना कि ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये जो नेट्स पैटर्न ऑफ नेट्स ऑन एरिया की पैटर्न है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेरी करता है, सेम नहीं रहता। ठीक है, हाँ ये होमवर्क क्वेश्चन रहा, तुम लोग के लिए होमवर्क है, ये बना लेना। ठीक है, क्या होमवर्क है कि फाइंड आउट रीजंस फॉर द लो प्रोपोर्शंस ऑफ नेट्स ऑन एरिया इन दीज स्टेट्स। उन सब स्टेट्स में ये जो लो प्रोपोर्शंस ऑफ नेट्स ऑन एरिया क्यों हो रहा है, तुमको रीजन बता दिए, थोड़ा हिंट दे देते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है थोड़ा सा टोपोग्राफी। ह्यूमन फैक्टर्स क्या था, ह्यूमन फैक्टर्स है, ह्यूमन फैक्टर भी यहाँ काम कर रहा है, मतलब क्या ट्राइब्स ज्यादा रह रहे हैं। और क्या ह्यूमन फैक्टर्स में क्या पढ़े थे, यहाँ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कम है, कैपेबिलिटी कम है। ठीक है, और क्या बताए थे, सोचो। तो ये सब इसी कारण यहाँ नेट्स ऑन एरिया कम है। तो ये थोड़ा सा ट्राई करना, हिंट्स दे दिए, हिंट्स के ऊपर लिखने की कोशिश करना। लिखना है, एग्जाम देना है तो लिखना है। फिर कौन सा महीना आ गया, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 मंथ बचा हुआ है। 3 मंथ के बाद तुम लोग का एग्जाम हो जाएगा। तो अब तुम लोग सोचोगे कि 3 मंथ बचा है, रूटीन बच्चे क्या करेंगे ना, रोज का रोज रूटीन बनाएंगे। 1 घंटे सुबह उठेंगे 6 से 7 मैथ्स, 7 से 8 सोशल साइंस, 8 से 9 साइंस, फिर तैयार होकर स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल से आएंगे शाम 4 से 5 फिर मैथ्स, फिर सोशल साइंस, फिर साइंस, फिर रात में लगाएंगे, फिर 1 मिनट का गैप नहीं छोड़ेंगे कि हम कहीं जाए घूमने, दोस्तों से मिले, खेले कूदे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। बनेगा फिर दूसरा दिन कटेगा, फिर बनेगा, ऐसे करते करते पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम कब आ गया। ठीक है, तो तुमको करना कुछ नहीं है कि रोज 2-3 घंटा पढ़ना है, अभी से 3-4 घंटा, स्कूल के अलावा 3 घंटा पढ़ लिया तो तुम टॉपे कर जाएगा। ठीक है, तो रोज आना है ना, जो भी तुम्हारा प्रायोरिटी होगा ना, कि तुम सोशल साइंस में कमजोर है, कि तुम साइंस में कमजोर है, कि तुम मैथ्स में कमजोर है, उसमें जिसमें तुम वीक है, पता चल गया होगा। उसको तुम आइडेंटिफाई करके क्या करेगा कि उस पर मेहनत करेगा, और मेहनत करने के बाद उसके अकॉर्डिंग अपना तुम डेट्स और रूटीन्स को सेटअप कर लेगा।
ऐसे करना है, ठीक है? आपसे पढ़ाई करना स्टार्ट करना है, पढ़ने को पढ़ना है, फिर रिवीजन करना है, फिर जैसे पढ़ने फिर घूम रहे, फिर दिमाग में याद करो सर क्या बताए थे? लैंड यूज़ पैटर्न बताए थे, सर ये भी बताए थे कि इंडिया में 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स है, 27% प्लेट्यूज है। तो दिमाग में थोड़ा-सा पढ़ने के बाद रिकॉल करते रहना ताकि दिमाग में सेट हो जाए। आगे फिर पढ़ पलट के देखना भी, अच्छा हाँ, कुछ गलत हुआ दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसे करेगा तो पढ़ाई में आराम से तुम टॉप कर जाएगा, ठीक है? अभी टाइम बहुत है, तुमसे रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? फॉरेस्ट एरिया कितना है हमारा? 33% हमारा क्या है? फॉरेस्ट एरिया है। है नहीं! ये जो हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, ये जो किया है, आउटलाइन किया है कि किसी कंट्री का अपना जो भी लैंड है उसका 33% क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट एरिया कवर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि फॉरेस्ट से हमें फॉरेस्ट क्या होता है? एयर प्यूरीफायर होता है। फॉरेस्ट के कारण हमारा सॉइल इरोजन नहीं होता है, फ्लड्स को कंट्रोल करता है। फॉरेस्ट ही हमें प्रोड्यूस देता है, क्योंकि हम लोग जितना भी हमारा जो भी रिसोर्सेज हम लोग बनाते हैं, जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो अपने नीड्स एंड वांट्स के कारण करते हैं। तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत सारा हम लोग अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी भी कंट्री का मतलब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आउटलाइन किया था। किसी भी कंट्री का अपना इंडिया ही बनाया था तो फॉरेस्ट एरिया 33% होना चाहिए। देखिए इंडिया के पास कितना है? 23.41% है, जो कि फॉरेस्ट बहुत कम है। जो भी हमें चाहिए उससे हम लोग बहुत कम है। देख लो 43.41 है, 33% है, मतलब कि 10 9 पॉइंट समथिंग अराउंड 10% हम लोग कम है। जो टारगेट सेट किया उसी से कम है। तो टारगेट सेट करता है कि एग्जाम में 99 90 नंबर आएगा, एक्चुअली एग्जाम में 60 आता है, 60 आ जाता है। क्योंकि वही हाल यहाँ है। तो 1942 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या प्लान किया था कि फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। बट इंडिया है कितना एक्चुअली? 23.41%। एकदम जवान पे होना चाहिए। ये जो जवान है ना, ये टंग है, गलत निकल गया, कार्टूनिस्ट बन गया, इस पर रट लेना, ठीक है? तो सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया, कि जो फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट एरिया की सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों ये 33% होना चाहिए? क्यों उसके ऊपर लोग सोचे? तो पहला चीज है एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस है हमारा, उसको मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट कवर का इंपॉर्टेंस है। जीव जंतु भी होना चाहिए, तभी तो हम लोग कंजर्व कर रहे हैं। आईयूसीएन जो भी अपना लिस्ट जारी करता है, तो क्या करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने की कोशिश करता है। तो फॉरेस्ट कवर हमारा क्या होता है कि हमारा मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस। दूसरा क्या है कि लाइवलीहुड मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ट्राइब्स हो गए, ट्राइब्स खेती नहीं करते, वो क्या करेंगे? जंगल से जाएंगे, कुछ तोड़ के लाएंगे, शिकार करके लाएंगे, हम वहीं से सब कुछ अपना जीवन यापन लाइवलीहुड्स को वहीं से क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। तो बहुत से ऐसे पॉपुलेशंस भी है जो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर हम लोग फॉरेस्ट काट दें तो वो लोग क्या करेंगे? उनको तो खेती वगैरह करना नहीं होता, उनका ट्रेडिशन ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो तो दिक्कत हो जाएगा उनको, ठीक है? तो हम फॉरेस्ट एरिया कवर को भी मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है? तो ह्यूमंस ह्यूमंस का प्रॉब्लम है। तो वो सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट कवर क्या होता है कि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। और दूसरा चीज की जो लोग फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए भी ये जरूरी है, उनकी लाइवलीहुड के लिए भी जरूरी है, ठीक है? अब ये देखो, अब तुमको समझाएंगे कि तुम लैंड का इंपोर्टेंस समझ गया कि लैंड से हम लोग क्या क्या इंपोर्टेंस होता है, लैंड हमें क्या क्या देता है। तो उस लैंड को डिग्रेड, उस लैंड को खराब होने से हमें बचाना भी है, तो हमें क्या पढ़ेंगे? लैंड डिग्रेडेशन। मतलब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है कि हम लोग लैंड का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड करते हैं विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट। बिना कोई मेजर किए हम लोग बस यूज कर रहे हैं, खराब हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरा ले लेंगे, फिर ये खराब कर रहे हैं, फिर तीसरा ले लेंगे, ये खराब कर रहे हैं, एकदम जमींदार बने हुए हैं, इतना जमीन ले लेके खराब करके बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग सोच समझ के यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो लैंड डिग्रेड होगा कोई चीज। अगर तुम साइकिल है, मतलब तुम 10th में है, कितने बच्चे के पास बाइक और स्कूटी भी आया हुआ होगा, बट मैं मेजोरिटी बच्चे की बात कर रहा हूँ, उनके पास साइकिल होगा। तुम साइकिल जब नया आता है तो क्या करते हो? एकदम पूरा घस घस के पूरा साफ करते हो, रोज उठते हो, रोज साफ करते हो, साफ करते हो। तुम उसका क्या कर ख्याल रख रहे हो? क्यों ख्याल रख रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। साइकिल है तो तुम स्कूल से जाते हो, आते हो, कोचिंग जाते हो, पढ़ते हो, खेलने कूदने, दोस्तों से मिलने, होता है ना? तो वैसे तो अगर तुम उसको बचा तो डिग्रेड होने तुम बचाते हो ना, तेल लगाते हो, ग्रीस लगाते हो, चैन को पूरा पॉलिश करते हो, क्यों? ताकि वो तुम्हारा लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे लैंड इतना इम्पोर्टेंट है, उसको भी सोच समझ के यूज करना जरूरी है कि नहीं है? हाँ है, ठीक है? सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन क्या हो गया है? सीरियस रिपरकशन, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि हम लोग बहुत सारे सालों से लैंड यूज किए जा रहे हैं, उसके रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं,
और क्या हो रहा है कि अब वो लैंड क्या हो रहा है, डिग्रेड हो गया है। जैसे एग्जांपल ले लो, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा हो गया, तो वहाँ प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगा है। अब क्या कि वहाँ का जो सोयल से वो सैलिनिटी ज्यादा हो गई है। क्यों सैलाइन हो गया है? क्योंकि वो क्रॉप्स 80% नेट्स ऑन एरिया है, बहुत सारे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें केमिकल्स फर्टिलाइजर्स इतना डाल दिए कि अब वो क्या हो गया, उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है। ठीक है, ये लैंड डिग्रेड हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, सोच समझ के भी यूज करना है हमें। तो रिperकशन क्या, सोसाइटी पे भी रिperकशन होता है और इन्वायरमेंट पे तो होता ही होता है। सोसाइटी पे क्या क्या होगा रिperकशन? रूरल पॉवर्टी एंड माइग्रेशन। मान लो तुम्हारे पास जमीन है, तुम एक कुछ जब फील्ड रखे हो तुम, उससे हिसाब से तुम्हारे घर का क्या हो रहा है, जीवन यापन हो रहा है। इसमें बहुत सारे पॉपुलेशन है जो लैंड के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। वो लैंड ही खराब हो गया, वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ गया, तो क्या करेगा वो, रूरल हो जाएगा, रूरल पॉवर्टी आ जाएगा और वो माइग्रेट भी कर जाएगा, मतलब कि गांव से बोरिया बिस्तर देगा कि चलो झाड़ू पोछा करेंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है, नून रोटी खाएंगे, जीवनी संग ही बिताएंगे, ठीक है, क्या रहेगा? तो प्रॉब्लम हो गया ना सोसाइटी पे, तो रूरल पॉवर्टी, माइग्रेशन होगा और फूड इनसिक्योरिटी भी हो जाएगा। मतलब कि जब हमारा उस पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही नहीं आएगा तो क्या होगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जब खाना ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, इनसिक्योरिटी हो जाएगा, हम लोग बाहर से लेंगे, वो लोग हम ऊपर अपना दबाव भी डाल सकते हैं, तो इतना खाना होगा नहीं, तो कभी हम लोग भूखे भी सोना पड़ेगा, फेमिन आ जाएगा, हंगर स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट पे क्या है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि वो अपना जब सोयल अपना फर्टिलिटी जब खो देगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बैरन होता जाएगा, तो डिजर्टिफिकेशन के थ्रू रफ हो जाता जाएगा। ठीक है, सोइल इरोजन होगा, सोइल इरोजन कैसे होगा, क्योंकि वो भूरा सोइल बन जाएगा, हवा उसको या एक जगह से वहां तक लेकर जाएगा, ऊपर ट्रीज वगैरह रहेगा नहीं या क्रॉप्स वगैरह रहेगा नहीं, तो उसको पकड़ के रखेगा, तो सोइल का इरोजन भी हो जाएगा। प्रॉब्लम हो गया ना, तो लैंड डिग्रेडेशन से हम लोग समझ गए कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, उसका रिperकशन सोसाइटी पे पड़ता है, इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है। सोसाइटी पे क्या इंपॉर्टेंस पड़ता है कि लोग गरीब हो जाते हैं, लोग माइग्रेट कर जाते हैं और फिर वो फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगा। इन्वायरमेंट पे क्या है सर, तो इन्वायरमेंट और सोइल इरोजन होगा, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, लैंड अपना जो भी सोइल है अपना वो क्या कर देगा, फर्टिलिटी खो देगा, क्यों से होगा ना, तो ये लैंड डिग्रेडेशन हो गया। तो लैंड डिग्रेडेशन हुआ तो लैंड को कंजर अब बचाना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये दिखाओ कि 95% ऑफ बेसिक नीड्स, जो भी फूड शेल्टर, जो भी हमारा बेसिक नीड्स है उसका 95% हम लोग लैंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा सोच समझ के हम उसको क्या करना पड़ेगा ना, कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, वो क्या करता है कि जो भी नेचुरल जो फोर्सेज है ना, नेचुरल फोर्सेज को मान लो कि हमारा एक्टिविटीज है, ये पेड़ हम लोग क्या कर दिए, सब काट दिए। ठीक है, पेड़ को क्या कर दिए, काट दिए। अब मान लो तूफान आने वाला है, तो ये पेड़ रुकता, अगर पेड़ रहता तो क्या करता, इसको रेसिस्ट करता, थोड़ा इसकी इंटेंसिटी कम करता, अभी है ही नहीं, तो क्या करेगा, ये सब घर और को तोड़ फाड़ देगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैड नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, मतलब कि हम लोग केवल डिग्रेडेशन ऑफ लैंड ही नहीं किए हैं, बल्कि हम लोग क्या कर दिए हैं, हम लोग जो नेचुरल फोर्सेज है उसकी जो डैमेज वो कर सकते हैं लैंड के ऊपर, उसकी इंटेंसिटी और बढ़ा दिए हैं। कि मतलब कि अगर मान लो हमारे आसपास एक स्टोरी है कि जो हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना सुंदरबन डेल्टा में, वो जब हमारे यहाँ तूफान आया था, साइक्लोन कोई आया था, उसकी 70 और 80% के आसपास उसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया था। मतलब अगर वो नहीं रहता तो क्या होता कि बहुत से और भी तरह डैमेज आ सकता था ह्यूमंस पे, लैंड्स पे, लेकिन वो रोक दिया। तो हम लोग तो लैंड डिग्रेडेशन में क्या हो रहा है कि हम लोग तो लैंड को डिग्रेड कर ही रहे हैं, बट जो नेचुरल फोर्सेज है उसकी इंटेंसिटी लैंड को डैमेज करने की और ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग दिए हुए हैं, डिफोरेस्टेशन मतलब कि हम लोग पेड़ पौधों को लगातार काट रहे हैं, फर्नीचर बनाएंगे, कुर्सी बनाएंगे, पेवाड़ी करेंगे, सागवान का फ्लोरिंग कराएंगे, वुड फ्लोरिंग कराएंगे, उससे क्या हो रहा है कि डेजर्टिफिकेशन से क्या हो रहा है, सोयल इरोजन हो रहा है। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग मतलब कि ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा दूध दही बटर चीज पनीर, बॉडी बनाना है सर, पनीर चाहिए सर, पनीर चाहिए, बॉडी बनाएंगे, इसलिए तो ओवर ग्रेजिंग होगा, इससे क्या होगा, विंड इरोजन करेगा और डिजर्टिफिकेशन आएगा, ज्यादा पॉपुलेशन लोग खाएगा काय लोग को, तो क्या होगा, लैंड का डिग्रेड होगा, लैंड डिजर्टिफिकेशन की तरफ जाएगा और ओवर ग्रेजिंग होगा। माइनिंग एंड क्वेरिंग हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारा माइनिंग क्वेरिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सोइल भी हो जा रहा है और वो आराम से क्या हो सकता है, रेन वाटर में बह के चला जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये सब हम लोग क्या है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज है और उसके कारण क्या हो रहा है कि कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ नेचुरल फोर्सेस, कि नेचुरल फोर्सेस की जो भी गति है उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन इन लैंड डिग्रेडेशन में हमारा कंट्रीब्यूशन है कि कैसे हम लोग लैंड को डिग्रेड करा रहे हैं और नेचुरल फोर्सेस को हम लोग और हाई करा रहे हैं। फिर लैंड डिग्रेडेशन इन कंजर्वेशन मेजर,
अब लैंड डिग्रेडेशन अलग अलग जगह में कैसे हो रहे हैं, उसका कंजर्वेशन का मेजर्स क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए डिफोरेस्टेशन हो रहा है, किस लिए हो रहा है? माइनिंग हैव कॉज्ड सेवर लैंड डिग्रेडेशंस। माइनिंग कारण बहुत सारा लैंड डिग्रेडेशंस भी हुआ है। और कौन से एरिया में ज्यादा माइनिंग होती है? तो जहां ज्यादा मिनरल्स कोल्स डिपोजिट होगा वही होगा। कहाँ है? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। इन सब जगहों पे हम ज्यादा क्या करते हैं? माइनिंग वगैरह करते हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन वहां हो रहा है इसके कारण। फिर ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन की लैंड ओवर ग्रेजिंग से क्या हो रहा है? लैंड का डिग्रेडेशन भी हो रहा है। तो कहाँ ओवर ग्रेजिंग हो रहा है? तो गुजरात में, क्योंकि यहीं पे हमारा अमूल है। तो अमूल है ना, अमूल दूध खाता है इंडिया। तो गाय वगैरह रखेगा तो राजस्थान है, यहाँ कैमल वगैरह बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इन सब पे क्या है? यहाँ पे बहुत सारा कैटल्स है। तो कैटल से तो वहाँ क्या हो रहा है? ओवर ग्रेजिंग हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग से क्या हो रहा है? तो लैंड डिग्रेड हो रहा है, मतलब लूज सोइल बन रहा है, सोइल इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है। ओवर इरिगेशन बताया था ना, ओवर इरिगेशन से भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओवर इरिगेशन कहाँ हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों पे बहुत सारा खेती हो रहा है। क्योंकि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था ना, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, उसमें क्या होता है? इन सब एरियाज में अच्छे से इरिगेशन सिस्टम बना था। तो इतना पैसा आने लगा कि लोग मर्सिडीज डिफेंडर सब किसान यूज कर रहे हैं वहां पे। तो वहां पे इतने ओवर हम लोग इरिगेशन कर दी कि लैंड क्या हो गया? डिग्रेड हो गया। और वाटर लॉगिंग लीड टू इंक्रीजिंग द सैलिनिटी, मतलब कि सोइल की जो सैलिनिटी और अल्कलिनिटी है वो बढ़ गई। ठीक है, तो ये लैंड डिग्रेड समझ में आ रहा है ना कि कौन कौन कहीं के से एरिया वाइज एनसीईआरटी में दिया हुआ था। ये पूछ सकता है, तो एरिया वाइज में सिंप्लीफाई करके बता दिया कि माइनिंग कारण कौन कौन से एरिया है जहां माइनिंग कारण लैंड डिग्रेड हो रहा है, कौन कौन से एरिया है जहां ओवर ग्रेजिंग कारण लैंड डिग्रेड हो रहा है, कौन कौन से एरिया है जो ओवर इरिगेशन के कारण लैंड डिग्रेड हो रहा है। एरिया वाइज हम आपको बता दिए। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन का रीजन एरिया वाइज पता चल गया और मेन रीजन भी पता चल गया। ठीक है, तो इसका कंजर्वेशन मेजर्स क्या है? हाँ, एक और इंडस्ट्रीज कारण भी हो रहा है। तो इंडस्ट्रीज क्या करता है? इंडस्ट्री सीमेंट बनाता है। मान लो कि एक सीमेंट का इंडस्ट्री है, क्या ये सीमेंट पाउडर है। ठीक है, सीमेंट बनेगा तो आपको पता है कि हवा में क्या होगा? थोड़े थोड़े से कण हवा में मिक्स होंगे। ठीक है, बन रहा है। और ये सोइल के ऊपर डिपॉजिट होंगे। ऐसे क्या, ऐसे एक लेयर वाइज लेयर टाइल्स के जैसे मान लो ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या होगा? ये सोइल का एरिएशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और इस सोइल के अंदर कोई सोइल क्या होगा? धीरे धीरे बहुत सारा टाइम पे जाके क्या हो जाएगा? ये बैरन बन जाएगा। मतलब कि सोइल क्या हो जाएगा? यहाँ डिग्रेड हो जाएगा। तो हम लोग इंडस्ट्री में क्या करते हैं? सीमेंट पाउडर बना रहे हैं, वो एयर के मिक्स के साथ एयर के साथ मिक्स होता है। फिर कुछ टाइम पे जाके यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे ये डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो डिपॉजिट होने के बाद क्या हो रहा है? सोइल का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये ऐसे भी सोइल इंडस्ट्री के थ्रू डिग्रेडेशन होता है, वही लिखा हुआ है। और इसको समझ लो कि लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ से बनती है? लाइमस्टोन का क्या रिलेशन? लाइमस्टोन का रिलेशन है सीमेंट इंडस्ट्री के साथ। और कैल्साइट एंड सोप स्टोन का रिलेशन है सिरेमिक इंडस्ट्री के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दे देना। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज कैसे, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है कि कैसे इंडस्ट्री में हम लोग जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे भी वो प्रोड्यूस हो रहा है। सीमेंट है, सिरेमिक इंडस्ट्री है, सब कैसे लैंड को मतलब डिग्रेड कर रहे हैं, उसको भी समझ गए हम लोग। इसका तरीका क्या है? सर बता दिए। सॉल्व करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन मतलब कि पेड़, बड़े मात्रा में पेड़ उगाड़ना। एफोरेस्टेशन का मतलब क्या है? एफोरेस्टेशन मतलब कि बड़े मात्रा में पेड़ को लगाना। एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, कि जो हम लोग कैटल्स वगैरह ग्रेज कर रहे हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, उसके लिए प्रॉपर पेस्टोरल लैंड्स बनाया जाए। आपको पता है 1961 और 2019-20 के हम लोग वो देखे थे कंपेरिजन, उसमें ग्रेजिंग लैंड और पेस्टोरल लैंड कम हो गया है। इसका मैनेजमेंट हो ताकि ये लैंड्स अच्छे से अच्छे डिग्रेड ना हो पाए। ठीक है, इसका मैनेजमेंट होना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का शेल्टर बेड्स मतलब कि कहीं के पूरा का पूरा ऐसे करके पूरा पूरा प्लांट्स लगाया जाए ताकि एक शेल्टर बेड जैसा हो जाएगा, तो ये लैंड को डिग्रेड करने से बचाएगा। ये भी किया जाए। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, मतलब एरिड एरियाज में जहाँ डेजर्ट वगैरह एरियाज है उसमें क्या किया जाए कि जो भी उसमें डेजर्ट जो प्लांट्स है, कैक्टस है, थॉर्नी प्लांट्स है, उन सबको लगाया जाए ताकि वहाँ सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज किया जा सके। ये भी किया जा सकता है, डेजर्टिफिकेशन जो रुके। तो ये मेजर्स है। और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, जो हमारे पास वेस्टलैंड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। एंड कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए। माइनिंग एक्टिविटीज ऐसा है ना कि झारखंड और मतलब झारखंड और छत्तीसगढ़ एरिया में लोग रैट माइनिंग करते हैं। मतलब घर में 4-5 लोग हैं, उसको पता है कि वहाँ बहुत सारे होल्स है, उसमें रैट माइनिंग करके एकदम होल बना के वहां से
कोयल निकाल के मार्केट में बेच रहे हैं, उसको भी रोका जाए, उससे भी लैंड डिग्रेड हो रहा है, सबको क्या क्या प्रॉपर मैनेज किया जाता है कि लैंड डिग्रेडेशन कम हो। तो ये सब तरीका हो सकता है। क्या तरीका है? एफोरेस्टेशन है सर। एफोरेस्टेशन के बाद क्या तरीका है सर? स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स किया जाए। वो कैसे किया जाएगा? तो एरिड एरियाज में थॉर्नी बुशेस को क्या किया जाएगा? प्लांट करके किया जाएगा। प्लांट्स का शेल्टर बेल्ट बनाया जाएगा ताकि लैंड डिग्रेड ना हो। जो भी हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए वेस्टलैंड्स और माइनिंग एक्टिविटीज का, यह तरीका है। और इंडस्ट्रीज वाला में भी क्या है? तो प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। जो भी हमारा इंडस्ट्रीज का जो भी वेस्ट निकलता है उसको अच्छे से प्रॉपर ट्रीट करके उसको डिस्चार्ज किया जाए। तो इंडस्ट्रीज और सर्व अर्बन एरियाज में ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम्स डिग्रेड करके, सॉरी, प्रॉब्लम्स को क्या करके आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद वेस्ट को हम क्या करें? डिपोजिट करें। तो ये इंडस्ट्रियल एरियाज में यहाँ पे भी ध्यान दें कि यहाँ पे मैनेज करके हम लोग लैंड डिग्रेडेशन क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो आज तक, आज हम लोग के साथ ऐसा ही खत्म हुआ ये टॉपिक। सब नहीं खत्म हुआ, ये टॉपिक खत्म हुआ। आप लोगों का होमवर्क क्या है? जो होमवर्क दिया गया है वो है। उसके अलावा आप लोग बैठिए, लेक्चर पे अच्छे से इत्मीनान से लेक्चर देखिए, दूसरों तक पहुंचाइए ताकि हम लोग का मेहनत भी और रंग लाए, और हम लोग भी तरक्की करें आप लोग के साथ, और आप लोग का और फायदा हो। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, ईबी क्लासेस से जुड़ें। और हम लोग बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि सब कुछ पढ़ा देंगे फ्री में, आंसर क्वेश्चन भी कर देंगे, एमसीक्यू भी सॉल्व करा देंगे एकदम। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी पैसा खर्च नहीं होगी। गार्जियंस जो इतने हार्ड अर्न मनी ला रहे हैं वो उनको सेव होगा, वो कहीं आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में लगेगा, आगे की पढ़ाई में लगेगी। अभी ये 10th वाला जो बोर्ड है वो हम लोग के लिए फ्री, हम लोग आपके लिए करा रहे हैं, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लोग आए, क्लास अटेंड करें, और क्लास अटेंड करने के बाद हर एक लेक्चर के बाद बैठे, एक व्हाइट पेपर लें। क्या करना है आपको? कि एक व्हाइट पेपर लेना है, ठीक है? एक व्हाइट पेपर लेना है, मान लो ये व्हाइट पेपर हो गया, और यहाँ सोचना है कि आज क्या पढ़े हैं। लैंड पढ़े हैं, लैंड का डिग्रेडेशन पढ़े हैं, लैंड के यूटिलाइजेशंस पढ़े हैं, फॉरेस्ट पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं एक बार में लिखने की कोशिश करें बिना देखे भी। एक बार देखे फिर उसमें सोचे उस टॉपिक पे क्या पढ़े थे, फिर अच्छा इस टॉपिक ये सब पढ़े, ये एग्जाम्पल दिए थे, सबको एक एक सीरियल वाइज समझ लें। उसके बाद क्या करें? बुक खोलें, बुक को पढ़ें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, हो गया क्वेश्चन, आपका काम खत्म। फिर आज जो पढ़ लिए वो 7 डेज बाद उसकी रिवीजन करें। फिर जो 7 डेज, जब ये फिर उसी तरीके से 7 डेज में करें, 21 डेज बाद करें। तो यहाँ तक करते करते क्या होगा, एग्जाम के दिन आपको 1 आवर लगेगा, और आप ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर दीजिएगा, पूरा पूरा बुक भी रिवाइज कर दीजिएगा एग्जाम ऐसे अगर रिवीजन करेंगे तो। ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टाटा, गुड बाय।